आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी लेकिन कभी कभी तो घर जाना चाहिए। Boys and girls, Assalamu alaikum and welcome to Talking Music with KK and Mani, another series of high voltage reviews. मेरा नाम है मानी। Hi, I am KK. जी दोस्तों, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हमने कहा कि आज हम पर्दे में नहीं रखते कि हमारे साथ हमारे गेस्ट कौन हैं। प्रॉब्ली ऑलरेडी नो, हमारे साथ है द वन एंड ओनली शारिक रूमी joining us from United States of America, serving the Pakistani music scene for 25 years. सबसे पहले तो welcome to Talking Music with KK and Mani. Thank you for your time. Anytime, pleasure is all mine. Thank you for having me. थैंक यू वेरी मच। सो शारिक, 25 साल प्लस का ये सफ़र है और बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि शायद 2000s में पैदा हुए और शायद उनको फ़िक्र न फाका और कुछ और शायरी के गानों के अलावा नहीं पता। तो मैंने सोचा कि एक छोटा-सा पैकेज तैयार कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कि शायद आपकी म्यूज़िक ना सुना हो, और अगर नहीं सुना तो बहुत ही अफ़सोस की बात है। बट हियर इट कम्स, एन्जॉय करते हैं और उसके बाद आकर अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं विद द वन एंड ओनली हाई बॉय। हियर इट कम्स। शारिक रूमी की पहली एल्बम हाई बॉय 1998 में रिलीज हुई, जिसमें शामिल थे आवारगी, फिक्र ना फाका, इन चोरियां चकोरियां च यारो देखो नहीं कोई दम, ओ देखो दिल को न लग जाए कहीं कोई दुनिया का गम। फिकर न फाका ऐश्तर का ये है नारा पला पला का, फिकर न फाका ऐश्तर का ये है नारा पला पला का। सब आंखें हैं पुरनम, हर दिल में छुपे हैं गम, अब दूर अंधेरे कर दे या अल्लाह अल्लाह। इस एल्बम के एक और गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और रेडियो पर बेतहाशा रिक्वेस्ट हुई, जिसका टाइटल था जुदा हो के शहर से। 2002 में शारिक रूमी की सेकंड एल्बम रिलीज हुई, जिसका टाइटल था चंदा। चंदा मुँह छुपा ले कहीं और घर बना ले, चंदा मुँह छुपा ले कहीं और घर बना ले, एक जगह पर नहीं रह सकते दोस्त वाले। निकली है वो घर से हो रहे हैं उजाले, क्या करे कि वो अपने दिल में हमको बसा ले। मुखड़ा इस एल्बम के मशहूर गानों में से एक गाना था मुखड़ा। मुखड़ा नी तेरा मुखड़ा, मुखड़ा नी तेरा मुखड़ा, तकते जाइए साटा जी करना। चलो मुझे दे दो ना गम ही सही, कुछ तो कटेगी जिंदगी। चलो मुझे दे दो ना गम ही सही, कुछ तो कटेगी जिंदगी। मिलना हमारा कम सही, कुछ तो कटेगी। शारिक रूमी जहां पर अपनी परफॉर्मेंस की वजह से और अपबीट गानों की वजह से अपने सुनने वालों में और देखने वालों में बहुत ज़्यादा मकबूल थे, वहां पर इनके सॉफ्ट और स्लो नंबर्स ने भी लोगों के दिलों में जगह बनाई। इन्हीं गानों में से एक गाना जो कि इनकी सेकंड एल्बम में शामिल था, टाइटल सब दरवाजे। चेहरे पे अपने खुशियों के सब रंग भर दिए, लेकिन ये बात अपनी जगह है, हम तुम्हें भूले नहीं। ये सब तुम्हारा करम है आका। पिछले 2 सालों में शारिक रूमी ने चंद स्पिरिचुअल ट्रैक्स रिलीज किए। बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका। Ladies and gentlemen, please welcome the one and only Sharik Rumi. Thank you. जी शारिक रूमी, लेकिन ये बात अपनी जगह है, हम तुम्हें भूले नहीं। आपने कहा था और हमने कहा कि हम इस पे अमल करते हैं और नहीं, मैं भूलने भी नहीं दूंगा। 1998
मुन्नी बेगम की एक ट्रैक था आवारगी से, you started it, and then the interesting part from the album Hi Boy Fikr Nafaka. You were too young at that time. So वो जनरेशन जो इस रमानी ने कहा है कि जो 2000 में या उसके आसपास पैदा हुई है, maybe they are not very aware of the fact what was the story behind of Sharik Rumi coming into the field of singing. So अगर briefly थोड़ा सा ये बता दें, so we can move forward with a lot of questions that we got, ताकि हमारे सुनने वाले देखने वाले शारिक रूमी को बेहतर तौर पर जान सकें। के जो हमारी जनरेशन मिलेनियल्स, जो हमारे पाकिस्तान के मिलेनियल्स हैं, वो मेरा म्यूजिक तो उन्होंने शायद सुना होगा बाद में यूट्यूब पे, लेकिन जो असल चीज उन्होंने मिस की ना, वो एक पूरा कल्चर था, म्यूजिक जिसका एक पार्ट था। और 1996 में जब वर्ल्ड कप हो रहा था पाकिस्तान के अंदर और फाइनल लाहौर में होना था, जो श्रीलंका ने फिर जीता, उस वक्त पे वो एक टाइम था हमारी लाइफ का, सब हम बच्चों की जो उस टाइम पे छोटे थे। और उस वक्त मेरा तो खैर गाना भी आ चुका था, आवारगी 96 से पहले का गाना, उसी टाइम का गाना है, अराउंड 96, 95, 96 का, क्योंकि 98 में एल्बम आया था फिकर नफा का हाई बॉय, वो 98 के शायद लेटर पार्ट में वीडियो आया था उसका। लेकिन क्या है कि म्यूजिक या जो भी इस वक्त पाकिस्तान की हमारी पिछले 30 साल से 35 साल से हमने जो टाइम देखा है, उसमें कुछ चेंज नहीं आया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि फिकर नफा का लॉन्च हुआ, पेप्सी, टॉप ऑफ द पॉप्स, मैंने आप लोगों को किस्सा भी सुनाया था बिलाल मकसूद वाला। yep. वो तीसरे वीक नंबर 1 पे था गाना, और उसके कुछ दिन के बाद वो प्रोग्राम बंद हो गया, क्योंकि म्यूजिक पे पाबंदी लग गई। जैसे आजकल यूट्यूब पे पाबंदी लग जाती है, आप लोग सब देखते हैं, सोचते हैं हम क्या करें। तो वो हमने 90s में भुगता है। गवर्नमेंट ने एकदम डिसाइड किया कि पॉलिसी अभी होगी, बिकॉज पीटीवी के अलावा कोई था नहीं, एनटीएम और पीटीवी के अलावा, तो पॉलिसी ये कि लंबे बाल नहीं हो सकते, जीन्स की पैंट नहीं हो सकती, लड़का लड़की साथ नहीं हो सकते। तो फिर आपके पैकेज में वो जो गाना जुदा हो के शहर से, जिसकी आपने बात की, तो वो गाना फिर मैंने इसलिए बनाया बिकॉज टीवी पे तो रहना है। मैंने एल्बम लॉन्च किया यार, मेरा एल्बम 3 साल के बाद, 3 साल की मेहनत है उस एल्बम के ऊपर, वीडियोस बनाए, सब चीजें की हैं, और एकदम से म्यूजिक ही नहीं कर सकते आप। फिर एक गाना आंख में काजल, वो किसी ड्रामे का ओएसटी बन के चलना शुरू हो गया टीवी पे, तो इस तरह से एल्बम की सेल्स जो है वो कंटिन्यू रही। वरना एक बहुत ही मुश्किल टाइम था कि आपने कोई भी नया कारोबार शुरू किया और पता चला उसके ऊपर पाबंदी लगा दी मुल्क ने पूरे। तो इस तरह हमारे साथ भी होता था, वो आज भी होता है अनफॉर्चुनेटली। तो ये बच्चे जो चीज उन्होंने मिस की ना, वो एक पूरा कल्चर जिसमें म्यूजिक, क्रिकेट, बीच पे जाना, बीच पे आज भी लोग जाते हैं, बट वो कुछ और अब होता है। हमारे टाइम में एक अलग ही कराची का एक अलग ही माहौल होता था। कराची की नाइट लाइफ आज भी है वैसी है, लास्ट टाइम जब तक मैंने देखा है, आज से 5-7 साल पहले। लेकिन जो हमारा टाइम था वो बड़ा इजी टाइम था, पर हमें ये नहीं परेशानी होती थी कि यार लुट जाएंगे, अगर हमें कोई लूटेगा तो पुलिस वाला लूटेगा, तो हम लोगों को ये पता होता था, तो वो एटलीस्ट मारेगा नहीं हमको। अब तो जो लूटने आ रहा है वो मार भी रहा है। तो अब आप कॉन्सर्ट में कैसे जाएंगे? हमें याद है माइलस्टोन और वाइटल साइंस का कॉन्सर्ट कराची में, टेनिस कोर्ट के अंदर, केएमसी टेनिस कोर्ट जो है वहाँ पे, तो किस तरह से हम वहाँ तक पहुँचना, अंदर जाना, फिर जुनून के इवेंट्स, और खास तौर पे जो 96 का मैंने आपसे जिक्र किया था, क्रिकेट वर्ल्ड कप के आसपास तकरीबन डेली कोई ना कोई हैपनिंग कराची में उस वक्त होती थी। मैं कराची के बता सकता हूँ बिकॉज मैं कराची में था। और उसके बाद फिर जब म्यूजिक शुरू कर दिया तो फिर पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल किया, पेशावर से लेके और लाइक क्वेटा तक, और कराची से इस्लामाबाद तक, और सब जगह पर देखा, सब जगह से बहुत प्यार मिला, बहुत सब कुछ। लेकिन अफसोस की बात सिर्फ यही आती है कि हमारे मुल्क में जो है ना, इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता जब तक के पूरा सिस्टम के साथ या तो आप मिलके चलें या उसमें से कोई आपको सपोर्ट करे। तो म्यूजिक का भी ऐसा ही रहा, जब टीवी चैनल्स को लगा कि जी म्यूजिक तो बिकने वाली चीज है, तो उन्होंने दे धनाधन टीवी चैनल्स खोल दिए म्यूजिक के, एमटीवी भी आ गया, तो सब कुछ ही हो गया पाकिस्तान में। फिर उनको लगा यार ये तो सारे पैसे ले जाते हैं म्यूजिशियन, तो उन्होंने बोला यार सबको साइड पे करो, हम न्यूज में कुछ बनाएंगे, हम ड्रामे में कुछ करेंगे। तो म्यूजिशियंस को फिर जो है ना, वो उन्होंने टीवी पे अब इतना ज्यादा म्यूजिक नहीं नजर आता मुझे, अगर मैं जो भी देखता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली अब ये हो गया है कि
देखिए हिट्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। हिट्स तो हमारी आबादी इतनी है कि एक-एक आदमी भी देख ले तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। हमारा वीडियो जो है ना वो आ जाता है यूट्यूब का Yeah. जो भी होता है। बात होती है जब गाना याद होता है लोगों को। Hmm. तो कैफी खलील की अच्छी बात है कि उसका गाना याद है लोगों को, लोग गा Yeah. रहे हैं उसके साथ, Yeah. इवेंट में वो परफॉर्म कर रहा है। पप्पू यार गाना याद होगा जुनून का तुमको, है Yes. मनी? Yep. वो कहता है गल्ला करी जद जाई परदेस वे, पप्पू यार तंग ना कर। तो जुनून तो उस वक्त लाइक इंडिया इंडिया क्या मतलब कोई बात ही नहीं थी। जुनून तो इंटरनेशनल ब्रांड था हमारा एक, Hmm. यू नो तो उसने पप्पू यार को अपनी बात इस तरह से समझाई कि भाई ये पहले ये सारे काम कर ले, फिर तू बताना हमको कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। Right. जुनून की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, देखिए जुनून, क्या नजम शिराज जुनून का वोकलिस्ट नहीं हो सकता था? इजीली हो सकता था, Hmm. कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट सलमान अहमद स्टक टू इट, ही स्टिक टू हिज गन्स। उसने बोला अली अजमत है, इसको मैं रिप्लेस करूंगा तो मैं करूंगा, Hmm. मैं आई एम पार्ट ऑफ जुनून। Yeah. Hmm. उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने एक टाइम पे सुना था कि सजाद भाई जो है ना वो जुनून में लीड वोकलिस्ट होने वाले। बहुत Hmm. हंसी की बात थी, सजाद भाई खुद हंस रहे थे। Well, khair. हाँ, बिकॉज स्टाइल ऑफ म्यूजिक इज टोटली Yeah. डिफरेंट। True. True. फिर एक दफा सुना कि जी फ्यूजन में सजाद भाई शायद गाएंगे। वो भी एक नॉर्मल सी बात, क्योंकि सजाद अली का जो साउंड है वो इतना कमर्शियल है कि हम उसको किसी रॉक बैंड के साउंड में नहीं बना सकते। Right. अच्छी बात क्या है हमारे म्यूजिक में कि हमारी रूट्स बड़ी मजबूत है। हमारे यहाँ जो भी काम हो रहा है, चाहे भंगड़ा हो रहा है, चाहे गजल हो रही है, चाहे कव्वाली हो रही है, वो रूट्स में रहते हुए हो रही है। Hmm. आप ओएसटीज देखें इस वक्त, एक से एक गाना जो है ना राहत फतेह अली का, वो फिल्म के बराबर हिट हो जाता है। Yeah. Hmm. Hmm. जितना वो खर्च करके शाहरुख खान और सलमान खान और ये वो करके वो करते हैं, वो हमारा ओएसटी अपनी कॉम्पोजिशन शायरी की वजह से उसके बराबर खड़ा हो जाता है जाके। Hmm. तो म्यूजिक टैलेंट ये अभी निकल ही रहा है, म्यूजिक टैलेंट, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम इवन आई हैव नोटिस्ड अ सॉन्ग। मुझे नहीं याद पिछले 15 सालों में Hmm. आफ्टर आतिफ असलम मुझे कोई गाना, एक आध गाना होता है वो फॉर द टाइम बीइंग चल रहा होता है, सबको याद होता है, बट वो गायब हो Hmm. जाता है फिर यू नो अच्छा, जो बात आप करें शारिक कि आपको भी गाना याद हो गया, आई थिंक उसमें थोड़ा सा हाथ सोशल मीडिया का भी आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप इंस्टा खोलें, टिकटॉक खोलें, ट्विटर खोलें, आप यूट्यूब खोलें, आपको कहानी सुनो की रील्स मिल रही हैं। तो एक चीज़ जब बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पे आ जाए तो शायद उसका भी थोड़ा सा अमल दरामद होता है। मैं उसको एक साइड पे रखूंगा, मैं सिर्फ कंपेयर करना चाह रहा हूँ आजकल का जो म्यूजिक जिसकी आप बात कर रहे हैं वर्सेस जो म्यूजिक आप लोगों ने किया लेट 90s में। अभी तो एक आप जाते हैं आप खाली वोकलिस्ट हैं, अगर आप जाते हैं आप बैठते हैं प्रोड्यूसर के साथ कंप्यूटर के ऊपर आपका गाना बन जाता है। जिस टाइम पे आप लोगों ने गाने बनाए हैं उस टाइम पे तो हम लोगों ने देखा वो मशीन्स अब शायद म्यूजियम्स में पड़ी होंगी, लेकिन बहुत Hmm. ट्रैक्स हैं और स्टूडियो में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। तो कैसे कंपेयर करते हैं आप उस वक्त का म्यूजिक बनाना और आजकल का म्यूजिक बनाना? देखें, सोशल मीडिया हो या रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चीज हिट होती है तो नजर आती है, हम्म। लोग पसंद करते हैं तो वो होता है। अब मुझे याद है आवारगी जब आया था गाना, तो मुझे नहीं आइडिया था कि मैं तो बहुत छोटा था, लाइक फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, मैट्रिक करके बल्कि फर्स्ट ईयर में जाने वाला था, ऐसा कुछ सीन था। तो एक दिन मैं गया तारिक रोड पे, तो वहां पे गाड़ियों में चल रहा है आवारगी। फिर मैं ऐसे ही किसी और बोर्ड बेसन पे कहीं गया तो वहाँ दुकान में चल रहा है। लोग जो है ना जो भी मिल रहा है वो बता रहा है कि यार क्या गाना है आपका जबरदस्त। तो ऐसे ही आपको पता चलता है कि गाना आपका मशहूर होना राइट। शुरू हो जाता है। आजकल बहुत आसान है हम्म। ऐसा होना, इसलिए कि अब मुझे याद है आवारगी बनाने के लिए कितने मैंने पापड़ बेले होंगे, यू कैन ओनली इमेजिन। ये एक म्यूजिशियन को अरेंज करना, उससे ट्रैक बनवाना, फिर एक स्टूडियो लेना, वहां जाके रिकॉर्ड करना। अभी तो फोन के अंदर मैं पूरा गाना रिकॉर्ड कर सकता हूँ किसी किसी का भी, और उसके बाद फिर उसका वीडियो बनाना। हम्म। तो आवारगी की शूटिंग में खालिद जफर हमारे अंकल हैं, अब्बू के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया कि तुम्हें जो Hmm. जितना शूट करना है तुम करो। उस जमाने में हम लोग Hmm. टेप्स पे शूटिंग करते थे, राइट। वीएचएस टाइप की बड़े बड़े टेप्स होते थे, यूमैटिक, बीटा कैम, इस टाइप की कुछ नाम होते थे। तो उन्होंने कहा तुम्हें 5 दिन शूट करना है, 10 दिन शूटिंग करनी है, तुम जाओ, कैमरा है तुम्हारे पास, ईएनजी लेके जाओ, हमारी पूरी शूट करके आओ। तो इस तरह के बड़े सारे फेवर्स थे। और फिर वही वाली बात है कि जब किसी चीज के लिए अगर आप लगन होती है ना आपके अंदर,
वो चाहे इतनी सी हो कि यार मैंने मशहूर होना है, चाहे अच्छा बड़ा सोचना चाहिए आदमी को, लेकिन अगर आप ये भी सोच के म्यूजिक कर रहे हैं ना कि यार मेरा गाना हिट हो जाए, तो वो हो जाएगा। लगन होनी चाहिए आपके अंदर। हाँ, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको लाइक क्लेम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो फिर आपकी भाग दौड़ अलग किस्म की हो जाती है। यू नो तो अब तो बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी ओवरनाइट। हम भी ओवरनाइट हमने भी देखा है, बिकॉज वो भी मीडिया का वो वाला टाइम था जब हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता था। हमें अगर इंग्लिश गाने सुनने होते थे तो वीएचएस लानी पड़ती थी किराए पर, या कैसेट्स या या जाके कैसेट खरीदने पड़ते थे। हाँ, तो वो कैसेट इतनी सारी, वो 10 में से एक गाना कोई पसंद आता था तो हम वीएचएस ले आते थे, उसमें से रिकॉर्ड कर लेते थे, सारे गाने होते थे उसके अंदर। ये चोर रस्ते थे बचपन के हमारे। एल्बम अच्छा मैं कौन सी लेता था, वाइटल साइंस। वो हाँ एल्बम हाँ मैंने रिलीज होते ही खरीदा। अली हैदर, सजाद अली, इवन शहजाद रॉय का भी एल्बम होगा मेरे पास। शायरी की जो बात हो रही थी, आई रिमेम्बर जिस ज़माने में आपके गाने बहुत मकबूल थे और मैं और मानी रेडियो पर बहुत सारे गाने बजाते थे, एंड देन ऑफ कोर्स रेडियो का एट दैट टाइम बहुत रोल था इन प्रमोटिंग म्यूजिक। आजकल ज़रा मुश्किल है बिकॉज आजकल सोशल मीडिया ने टाइम ले ली है। अच्छा, उस टाइम एक बार डिस्कशन ये भी हुआ करती थी मंग आवर फ्रेंड्स की, जो वोकल टोनैलिटी है शारिक रूमी की, आई थिंक शारिक रूमी को अटेम्प्ट करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए इनटू द रॉक साइड, यू नो कोई रॉक बैंड के साथ या रॉक बैंड बनाकर या कुछ ऐसी चीज़, चूँकि वो हमारा ख़्याल था और अभी भी मेरा ख़्याल है, एज़ एन एक्सपेरिमेंट अगर कोई ऐसी चीज़ की जाए, तो वो जो आपकी आवाज़ के अंदर एक ख़ास किस्म की एक फ़ील है, वो शायद ज़्यादा सूटेबल हो जाएगी उस काइंड ऑफ म्यूज़िक के लिए भी। यार मैंने ऑनेस्टली म्यूजिक जब शुरू किया ना, तो मुझे पता भी नहीं था कि वोकल क्या होती है, टोन क्या होता है, सुर क्या होता है। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मैं गाना गाता हूँ बचपन से। तो पहले जब स्कूल में कंपटीशन होता था तो मैं जाता था पार्टिसिपेट करने के लिए, स्कूल वाले भेजते थे। तो कभी पहला इनाम आ गया, कभी तीसरा इनाम आ गया, इस तरह कभी नहीं भी आया। तो इस तरह से वो चलता था। अच्छा, फिर उसमें जब म्यूजिक, क्योंकि मैं खुद म्यूजिक का बड़ा फैन हूँ, पाकिस्तानी म्यूजिक का, स्टार्टिंग फ्रॉम आलमगीर, वाइडल साइंस, मोहम्मद अली शेखी, सजाद अली, लंबी लिस्ट है। नुसरत फतेह अली खान शायद मैंने जितना सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा उनकी, इतना ज्यादा म्यूजिक उनका। तो मुझे तो आइडिया नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता। और जहां तक बैंड की बात है, तब जैसे इम्मू शालिम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। फ्यूजन की एल्बम से पहले उन्होंने मेरे गाने किए हैं। यू नो और इस तरह और भी बहुत सारे म्यूजिशियन है। काशान अडवाणी के साथ भी मैंने एक पूरा एल्बम किया है। मिकाल के साथ भी गाने किए हैं, सलमान एल्बर्ट मिकाल के साथ। तो म्यूजिशियन सबके साथ ही मुझे अच्छी तरह याद है, फर्स्ट टाइम मेरी आमिर जकी से जब मुलाकात हुई, तो चैनल वी का कॉन्सर्ट था पाकिस्तान में, और उनकी पूरी टीम आई हुई थी। अवारी टावर्स में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं भी इनवाइटेड था, मैं चला गया। तो आमिर जकी वाज द फर्स्ट वन दैट आई मेट दैट डे। तो उसने हाथ मिला के मुझसे कहने लगा, बहुत अच्छा लगता है तेरा गाना यार, तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है। अवारगी नया नया आया था। मैं यूँ हो गया, मैंने कहा ये तो आमिर जकी है, लाइक हुँ, वाइटल साइंस एंड ऑल दैट। लेकिन कभी होता क्या है कि जब आप एक चीज ऑलरेडी अच्छी हो रही है, आपके सिंगल्स आ रहे हैं, वो लोग पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट या किसी और। हाँ, कभी कभी अच्छा भी होता है, लेकिन हर दफा सही नहीं होता। जैसे अब मैं छोटा सा आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे मेरा एक गाना सब दरवाजे, वो गाना जॉन मॉल का लिखा हुआ है। और मुझे जब मैंने वो गाना सुना था, जॉन भाई ने सुनाया कि यार ये गाना है, तुम गाओ, तो मुझे लगा इन्होंने पुरानी जीन्स और गिटार का कोई नेक्स्ट स्टेप बना दिया। बिकॉज इतना लोकल गाना, और वो इतना लाइक बिल्कुल स्लैंग बात तकरीबन हो रही है, और वजन भी है उसमें, और लाइक मेलोडी भी अच्छी है। तो मुझे लगा यार ये कोई, इसमें कोई हैपनिंग है। अब ये वो मेरा डिसीजन है कि मैंने जॉन भाई को बोला ठीक है मैं ये गाना करूंगा। बट अगर एक जॉन भाई मेरे बैंड मेंबर होते तो हो सकता है वो बाकी गानों में कुछ प्रॉब्लम करते, या मेरे साथ कोई और म्यूजिशियन होता तो बोलता यार इस गाने को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से। वो इम्मू ने अरेंज किया गाना, शालिम ने उसके गिटार्स बजाए, जो पहला वर्जन है जिसका वीडियो है। तो वो रॉक टाइप का ही साउंड था, अच्छा रॉक रॉक टाइप बैलेड हमने एक बनाया था, उससे ही लग रहा था। बट उस वक्त पे क्या था कि हम इतना प्रोफेशनली म्यूजिक करते थे ना, सारे लोग जितने भी थे, बिकॉज हर चीज जो है ना, वो जिसका डिपार्टमेंट है वही करेगा। ऐसा नहीं है, मैं मिक्स कर सकता था उस वक्त भी, मुझे पता था कि लाइक साउंड कैसी लग रही है, बट इंजीनियर ही मिक्स करेगा। या उस वक्त भी मैं कोई तुकबंदी शायरी करके बना सकता था गाना,
लेकिन जॉन भाई ने ही ये गाना लिखा, या बाद में साबिर जफर साहब ने लिखा, या नदीम असद साहब ने लिखा, अच्छे शायरों ने ही सबने लिखे ये गाने। तो बड़ा प्रोफेशनली हम लोग काम करते थे। अब थोड़ा सा जो मुझे एक चीज प्रॉब्लम करती है ना, वो ये कि यार मतलब हमारे लोग चाहत फतेह अली खान को जानते हैं, ये डूब मरने का मुकाम है। आई डोंट नो बॉस वो क्या करता है, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि अच्छा वो एक बंदा है जो ये इस तरह गानों के साथ वो करता है जो मैं नहीं कह सकता अभी। सर सुना है $8,000 ले रहे हैं वो कॉन्सर्ट के, तो कुछ कर ही रहे होंगे वो। यार पैसे से मतलब आप वाइटल साइंस ने जब 1 लाख रुपए लिए ना, तो एक शोर मच गया पूरे पाकिस्तान में। ये मेरे बचपन की बात है। तो उस वक्त जो आलमगीर और शेखी भाई की पेमेंट होती होगी वो उससे बहुत ज्यादा थे। 1 लाख रुपए लेते हैं यार वाइटल साइंस, आर यू क्रेजी? लोग इस तरह की बातें करते थे। तो इस वक्त हमारा आतिफ असलम या राहत फतेह अली खान, वो $8,000 तो उसके पर डे का भी एक्सपेंस नहीं है उसके इवेंट का। $8,000 की कोई कोई वैल्यू नहीं है। $8,000 क्या है म्यूजिक के लिए? अगर मैं एक प्रॉपर शो ऑर्गेनाइज करता हूँ पाकिस्तान में, केडी पेरी का, बिल्कुल बेकार सिंगर है वो, तो मेरा ख्याल से मुझे $8,000 एक दिन का एक्सपेंस चाहिए उसके लिए। जब उसका जहाज उतरेगा सामान लेके, जब उसके यूनिट आएगा, जब लाइक आप मतलब उस आप क्या कंपैरिजन तो है ही नहीं ना कोई। दूसरी चीज देखें, मैं समझता हूँ हमारे यहाँ पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं, लोगों ने हंसी मजाक में गाना, मैंने भी कोई बहुत सीरियस क्लासिकल नहीं गाया था। जो पहला गाना फिकर नफा का गाया था वो लाइक एक स्लैंग, एक टपोरी टाइप गाना था, बट एटलीस्ट गाना तो था। और उस तरह के एग्जैक्टली मतलब एक आइटम था ना यार वो। एहसन रहीम का वीडियो था, म्यूजिक अरेंजमेंट थी, लिप्स रैकेट्स की प्रोडक्शन थी, इमेज था, स्टाइलिंग थी, उसमें काफी काफी इनपुट थी, काफी एफर्ट थी। फिर मेरी एज सबसे पहले, अब 40 साल की उम्र में अगर मैं फिकर नफा का बोलूंगा तो फिर चाहत फतेह अली खान जैसी कोई चीज बनेगी। मुझे याद है कि सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी जो चाहत वाली बात है उसी से मुझे याद आई कि जब फिकर नफाका आया तो उसी के पैरेलल एक और गाना आया था जो कि आजकल क्रिप्टो सिखा रहे हैं लोगों को, जिसका टाइटल था नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल, सी आएगा डी आएगा, बच ना पाऊंगा इस बार। तो ये चीजें जो है वो तो उस वक्त से ही होती आ रही हैं और शायद होती रहेंगी, जस्ट फॉर फन। अच्छा आवारगी के टाइम पे था ये गाना। तो आवारगी मैंने दिया ले जाके, मैंने नहीं, वो जो हमारे डायरेक्टर हैं हसन, डॉक्टर हसन, उन्होंने वो वीडियो डायरेक्ट किया था। तो उन्होंने ले जाके डॉक्टर रफत को सुनाया कि ये मैंने गाना किया है, आप चार्ट्स में लगाएं बीजे में। तो वो गाना डॉक्टर साहब को बहुत पसंद आया और उन्होंने जो है ना मतलब कराची में जैसे हम लोग कहते हैं मंड दिया उन्होंने चला के। तो मैं गया डॉक्टर साहब से मिलने, वकार बैठा हुआ था वहां पे। तो वकार मुझे मिला ना थोड़ा यूं करके, अच्छा मुझे मैं बहुत बिल्कुल नहीं पता थी ये सारी बातें, बिकॉज मैं 3 साल 4 साल की उम्र से मोइन अख्तर के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, सजाद अली के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे वो वाले वो है नहीं। मतलब मोना सिस्टर्स के साथ हम भी गाना गा रहे हैं, वो भी कंपटीशन में गा रही है स्कूल से, हम इस तरह वाले सीन थे। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि किस बात का एटीट्यूड है वो। तो बाद में ना मैंने उसको एक दिन पकड़ लिया, मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहता यार मैंने बड़ी प्लानिंग से ये गाना बनाया था, नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, और मुझे यकीन था ऐसा कोई गाना और इस मार्केट का नहीं आएगा, फनी टाइप गाना, और तुम आज ना आवारगी लेके आ गए। तो तुमने जो ना मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया। अबे मैंने कहा क्या हो गया? मैंने किसी और का पूरा एग्जैक्टली गाना गाया है, तूने इंग्लिश गाना कॉपी करके कॉटन आई जो का वो बनाया। भाई ठीक है, जो चल रहा है जैसा चलने दो। बट हाँ उस टाइम पे म्यूजिक ऐसा ही होता था, बाकायदा पूरे पूरे लोगों के साल भर के प्लान होते थे कि यार हमने ये गाना, यार अभी रुक जाओ, अभी जो है ना वो हारून का एल्बम आने वाला है, तो अभी आप जो है ना थोड़ा वेट करो। मुझे इसी तरह याद है सेकंड एल्बम चंदा मुझे पाले जब मैंने दिया खालिद भाई को, सदफ स्टीरियो वालों, मैंने कहा खालिद भाई फौरन रिलीज करें इसको, बिकॉज वो एल्बम लटका हुआ था बहुत कोई 1-2 साल से एक दूसरी रैकेट लेबल के पास। मैंने उनसे लेके खालिद भाई को दिया, मैंने कहा सर इसको फौरन रिलीज करना है। मतलब भाई अभी तो फाखिर का रिलीज है, फाखिर का पहला एल्बम था आतिश, तो अभी तो हम कोई एल्बम नहीं रिलीज करेंगे। मैंने कहा बॉस कुछ भी हो, किसी का भी आ रहा हो, नुसरत फतेह अली का भी एल्बम आ रहा हो, आप मेरा रिलीज कर दो, मुझे डर नहीं है किसी का। तो उन्होंने वो फाखिर के रिलीज से कोई 15 दिन पहले वो मेरा एल्बम रिलीज कर दिया। अच्छा चला माशाल्लाह, गाने
काफ़ी लोगों ने पसंद किए, सेल्स भी काफ़ी अच्छे रहे, खालिद भाई को भी बड़ा मज़ा आया, बड़े खुश हुए वो सेल्स रिपोर्ट वगैरह देख के। फ़ाखिर का एल्बम खैर बहुत अच्छा था, बहुत वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एल्बम्स ऑफ पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री, आतिश। बहुत अच्छा एल्बम था, बहुत अच्छे गाने थे। तो इस तरह से हम लोग पहले बहुत बहुत मेहनत होती थी। अब तो आप गाना बनाते हैं, अब मुझे तो इतनी हैरत होती है कि लोग जो है ना वो पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाया, वो बैठ के गाना गाया और उसको जो है ना यूट्यूब के ऊपर बाकायदा म्यूजिक वीडियो बना के नाम से डाल दिया, ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो। यार हम लोग तो इतनी मेहनत करते थे। आप पता है आपको फिगर नफा का 2 दफा शूट हुआ है। ओह वाह! फिगर नफा का एक पहला वर्जन था जो नीनी डायरेक्ट कर रहा था, एनसीए के जो नीनी या है, डॉक्टर बिल्ला उन्होंने डायरेक्ट किया था। और उसमें जी जहाज थे, उसमें डांसर ग्रुप था, ये वो सब कुछ था। और वो डॉक्टर साहब को पसंद नहीं आया जो हमारे प्रोड्यूसर थे। अरे नहीं वो चीज़ नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ, कुछ डिफरेंट। यार इतना उसमें, और वो सारी चीजें लाइक उस जमाने में अभी भी महँगी। हम पाकिस्तान में नहीं, हम लोग पैसों से नहीं करते थे, हम लोग पीआर यूज करते थे या कि यार मेरा कोई जानने वाला है, उसका कोई जहाज है, उसको पकड़ लिया कि यार तेरे हैंगर में जाके शूट कर लें। तो इस तरह से हम लोग, ऑटो गैराज है किसी दोस्त का, तो यार उसको बोला यार रात में तेरे गैराज में सेट लगाएंगे, लाइटिंग वाइटिंग करके। तो रात भर उसका बेचारे की बिजली चल रही है, तो अगले दिन गालियां दे रहा, बोला कितनी तुमने लाइटें लगा दी, यू नो। तो ये हम लोग इस तरह करते थे। फिर असफर और मैंने एक वीडियो किया, चंदा मुझे वाले। या उस सुबह शूट पे हमको जाना है 8-9 बजे 10 बजे, और वो 8 बजे जो है ना डीओपी फोन करके कह रहा है कि मैं तो नहीं आ सकता। अब हर चीज रेडी है, ईएनजी ली हुई है, मॉडल है उसके अंदर जो लड़की, उसको भी लिया हुआ है। तो मैंने असफर को फोन किया, मैंने कहा यार ये सीन है। कहना कोई बात नहीं, कैमरा मुझे आता है चलाना। तो उस जमाने में हम लोग जो समझ में आ रहा था वो शूट कर रहे थे, जैसे आज मोबाइल से लोग करते हैं। या अच्छा शारिक, बहुत सारे गाने गाए आपने और डिफरेंट स्टाइल के गाने गाए, स्लो भी, फास्ट भी, रोमांटिक भी, पंजाबी भी, उर्दू भी। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगर के दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जिन्हें वो बड़ा फ्रिक्वेंटली गुनगुनाता रहता है या गाता रहता है, या कॉन्सर्ट पे उस गाने की बहुत ज़्यादा फरमाइश आती रहती है। एक तो कुछ उस किस्म के गाने होते हैं, एक तो वो बताइएगा वो गाना कौन सा है आपके गानों में से और सेकंड चीज़, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको पसंद तो बहुत होते हैं, लेकिन और आपको लगता है इस गाने का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो मार्केट में लोगों में उतना मकबूल नहीं होते, और आप सोचते रहते हैं यार ये गाना है तो बहुत सेट, ये क्लिक इसने क्यों नहीं किया। सो अगर ये इन 2 गानों के बारे में बता पाएँ, आपके अपने गानों में से कौन से ऐसे गाने हैं? जो मेरा तीसरा एल्बम है, जो टी सीरीज ने इंडिया में भी रिलीज किया और फायर ने पाकिस्तान में रिलीज किया था, वो पूरा एल्बम ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। उसमें ये गाने का एक वर्जन था, चलो मुझे दे दो ना गमी सही, थोड़ा हमने उसको डिफरेंट करके किया था। काशान अडमानी ने पूरा एल्बम वो प्रोड्यूस किया था, मेरे को प्रोड्यूस किया था। एल्फर्ड ने ड्रम्स बजाए थे, लाइव ड्रम्स थे, लाइव गिटार्स थे। बहुत अच्छा एल्बम हुआ था। सब दरवाजे का एक नया वर्जन था उसमें। फिर उसमें हमने एक मन अटकिया बेपरवाह दे नाल का रीमिक्स बनाया था मरून 5 की साउंड में। तो ये मैं अक्सर करता हूँ चीजें। काफी अरसे से पहले मैंने लगान फिल्म का भी एक गाना था, उसकी भी रेप्लिका बनाई थी ऑडियो, और उस पे अपना गाना बनाया था। तो ये क्योंकि मैं म्यूजिक लिसनर हूँ, म्यूजिक लवर हूँ, तो मुझे मजा आता है इस तरह की चीजें करने में। अभी भी वो एक चलो बता देता हूँ तुम्हारे शो में, ग्लास एनिमल का जो गाना है हीट वेव्स, अभी उसके ऊपर मैंने कुछ बनाया है, तो वो इंशाल्लाह जल्दी हम उसको ओह रिलीज नाइस! करेंगे वीडियो वगैरह करके। हाँ, ओके। वो बड़ा अच्छा मजे का फ्यूजन, उसमें उसका ओरिजिनल पार्ट भी आएगा और एक गाना उसके साथ साथ चलेगा। वाओ! तो इस तरह से वो उस टाइम पे हमने मरून 5 का आई थिंक मेक्स मी वंडर कॉपी किया था, साउंड बनाया था। तो वो अभी भी कभी कोई गोरा सुनता है मेरे साथ, तो वो यूं हो जाता है कि हैं ये तो मरून 5 का गाना है। इतना अच्छा हमने उसको कॉपी कर लिया था, उसी तरह ए आर रहमान वाला जो गाना हमने किया था, वो शानी ने प्रोड्यूस किया था। शानी हैदर बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है पाकिस्तान का, और उसने, मेरा ख्याल से आप साथ रख के चलाओ दोनों ऑडियो, आपको कोई कोई फर्क नहीं पता चलेगा साउंड वाइज। ओके। नॉट जस्ट द अरेंजमेंट बट साउंड। चलो आगे नाम है गाने का, बहुत अच्छा उसका ट्रैक। काफी टाइम पहले हमने किया था, अराउंड 20 ईयर्स अगो, जब लगान नई नई आई थी। तो वो इस तरह की चीजें मैंने की थी। तो ये एल्बम पूरा, इसमें सारे गाने। हाँ, जहाँ तक जो गाना मैंने हमेशा गाया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी शो में नहीं छोड़ दिया हो, या वो आवारगी। आवारगी मैंने फिकर नफा का मैं अक्सर गोल कर जाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं उस गाने को गोल कर जाऊँ। उसकी वजह ये है कि यार एक तो वो ना मुश्किल है गाना बहुत। उसकी टेम्पो, ए ना चोरियां चकोरियां जो यारो देखो नहीं कोरी धम,
अब यही सांस मेरी तो टूट गई Hmm. अभी बट हाँ शो में मजा आता है उसको करने का। और हाँ अच्छे म्यूजिशियन हो अच्छी ऑडियंस हो तो मैं करता हूँ गाना जरूर। बाकी जो मुझे अपने गानों में गाने पसंद है, आंख में काजल पहली एल्बम से Yeah. बहुत Hmm. अच्छा गाना है। और सेकंड एल्बम से सब दरवाजे। Hmm. तीसरी एल्बम में ऐसे बहुत सारे गाने हैं। धड़के दिल एक गाना है, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। ज्यादातर सॉफ्ट गाने जो है ना वो Okay. मुझे अपने सही लगते हैं, पसंद आते हैं। और वो जो कामी कह रहा था, कोई एक गाना जो आप कह रहे हो कि यार इस गाने ने तो तबाही मचा देनी, और फॉर वट एवर रीजन या लोगों ने यार सुना भी मुझे हर गाने से ये लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं होना है इसमें। नहीं। अरे यार। ये इसमें कोई कोई नहीं सुनेगा। मुझे आवारगी से वाकई यही था। आवारगी में हंसता था कि यार ये मैंने क्या किया है। आवारगी में हद से गुजर गया, मतलब ये तो गजल है और इसका मैं इतनी मेहनत Hmm. कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। जब वीडियो ऑन एयर हो गया ना तो भी 2-3 हफ्ते मुझे लगा कि नहीं नहीं ये सब गलत है, मैं गलत समझ रहा हूँ, ये हिट नहीं हुआ गाना, किसी को पसंद नहीं आया। मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है। मैं Hmm. अभी जैसे मैंने नात बनाई थी तो वो तो खैर चैप्टर ही अलग है जिंदगी का। Yeah. आप मैं एक अलग ही फेज में जाता हूँ रमजान के टाइम पे, और फिर मैं वो कोशिश करता हूँ। अभी मैंने लास्ट जो किया है बलगल उलाबे कमाले, वो भी Hmm. Mhm. टोटल 2-3 दिन के अंदर अंदर सारी चीजें। मुझे मजा आता है उसको बनाने में। Right. Hmm. जैसे जब या नबी सलाम अलैका बनाया था तो मैंने पूरा अंतरा उसका जो है ना वो एक ट्रैफिक लाइट पे रुक के और चलने तक बन गया था। Wow. Hmm. मैं अपनी जॉब से आ रहा था, ट्रैफिक रेड लाइट हुई, मैं रुक गया सिग्नल पे आके, और मैंने जो है ना पूरा अंतरा गुनगुना दिया वो वर्ड्स के साथ ऑलमोस्ट। और ट्रैफिक ग्रीन हुआ तो मैं चल पड़ा। मैंने फौरन फोन वोन ढूंढा, उसको रिकॉर्ड किया। मैंने कहा यार ये निकल जाएगा दिमाग से। Hmm. Hmm. वो चीज मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। मुझे वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं होती गाना हिट होगा नहीं होगा, शुरू से ऐसा ही है। फिगर That's नफा का good. कभी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। हाँ जब आप मेहनत करते हैं ना, जैसे थर्ड एल्बम का जब मैं बता रहा हूँ कि यार वो मैंने बड़ा कैलकुलेटेड एल्बम बनाया था। उसके पहले गाने से लेके और 10वें गाने तक ना वो मैंने इस तरह बनाया था कि यार अगर ये सीडी लूप पे भी चल रही है ना तो कितनी देर में सुन सकता हूँ उसको। Hmm. क्योंकि एक टाइम आता है हर गाने में, फिकर नफा का हो, किसी का भी गाना हो, जुनून का गाना हो, वाइडल साइंस का गाना हो, वो अपनी पूरी एल्बम नहीं सुन सकते। मेरा Right. मेरा ऐसा मानना है। Hmm. कहीं ना कहीं उनको पता होगा कि हमने क्या गलती की है। तो एल्बम में गलतियां तो होती हैं, हर काम में हर क्रिएटिविटी में गलती हो जाती है। Hmm. लेकिन अच्छे से अच्छा करके उसको जब आप सामने रखते हैं ना, फिर कहते हैं कि हाँ यार ये सही हो गया। और वो किसी भी वजह से, पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से, या मीडिया की लाइक जो उस वक्त हमारे 2009 के अंदर जो पाकिस्तान में मीडिया का एक अजीब सा टाइम आया था, जब Hmm. म्यूजिक को साफ किया जा रहा था कि बस Yeah. Yeah. म्यूजिक बहुत हो गया, अब इसको लाइक कारपेट के नीचे डाल दो। तो वो टाइम पे वो एल्बम मेरा, लेकिन मैं हमेशा जब सुनता हूँ वो गाने या कहीं भी उसका जिक्र होता है तो मैं दोबारा जरूर करूंगा वो सारे गाने कभी ना Lovely. कभी। अच्छा शारिक, आपने आपने कहा आप बचपन से परफॉर्म करते आ रहे हैं, म्यूजिक सुनते हैं, आई नो कि आप ईस्टर्न वेस्टर्न सब कुछ सुनते हैं। कोई ऐसा सिंगर पाकिस्तानी म्यूजिक सीन से ही ले लेते हैं जिसके साथ आपने सोचो कि यार कलाब करना है, कोई गाना बनाना है, कोई कुछ Hmm. लॉन्च होना चाहिए बॉस। शारिक एंड सजाद अली, शारिक एंड नजम शिराज, शारिक एंड जुनैद जमशेद, कोई ऐसी कोई प्रोजेक्ट हो जिसके बारे में आप बताना चाहते हो? यार आई डोंट नो अली जफर को याद होगा या नहीं याद होगा, बट बीच पे एक दफा मेरी जो पहली मुलाकात अली जफर के साथ हुई, हम लोग रात को पार्टी कर रहे थे बीच पे। तो अली अकूस्टिक गिटार लेके आया हुआ था, वो बजा रहा था। उस वक्त तक छन्नो शायद आया था या बिल्कुल फ्रेश आया था, एल्बम वगैरह का कोई सीन नहीं था। तो मैंने भी एक आध गाना वाना गाया, उस पे मेरी उससे बातचीत शुरू हो गई, दोस्ती हो गई। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं एल्बम जो है ना वो प्लान कर रहा हूँ, मैं एल्बम करूंगा। हम्म। मैंने कहा अच्छा किसके साथ तुमने प्लान किया है? तो उसने कुछ नाम लिए कि फलां के साथ मैं प्लान कर रहा हूँ। मैंने कहा यार हम्म। तुम शानी को ट्राई किया तुमने? अच्छा। तो उसने कहा कि हाँ मैंने नाम बहुत सुना हुआ है। तो मैंने कहा यार बेस्ट काम करता है इस वक्त वो, और तुम देख लो सारे इस वक्त जो उस वक्त फाखिर का एल्बम आया हुआ था, अरुण के गाने आ रहे थे, या शजाद अली के। शानी वाज Hmm. तो मैंने कहा शानी सबका ही काम करता है, तो तुम उससे उससे ही बात करो एल्बम की। तो थोड़े टाइम के बाद मुझे शानी के घर में गया कुछ काम करने के लिए, तो देखा अली जफर वहाँ मौजूद था। तो उसने मुझे एक गाना सुनाया अपना, अ, नमकीन है समंदर से भी ज्यादा। या Hmm. ओके। तो मैंने कहा अली ये बदल लो इसको लाइन को। तो कहता क्यों?
मैंने कहा यार ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल सेम है समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई, नमकीन हो गई। वो मतलब मेलोडी भी उस जैसी है, अरेंजमेंट भी उस जैसी है, तुम गा भी उसी तरह रहे हो, तो एक लाइन बदल लो तो अच्छा है। तो फिर थोड़े दिन बाद मैंने सुना रंगीन है तू रंगों से भी ज़्यादा, एंड आई रियली लव्ड इट। फिर अली का एक दो गाने मेरे घर में रिकॉर्ड हुए। उसका एक गाना था जो जाते हुए राही के, उस जैसा गाना है वो। Hmm. मुझे उसके गाने इसी तरह याद रहते हैं कि अच्छा ये यम्मा यम्मा से मिलता है, ये उस गाने से मिलता है। तो इन्फ्लुएंस तो छन्नो काफ़ी छन्नो तो है ही ज़बरदस्त है। छन्नो। हाँ, और विच इज़ अ गुड थिंग, मैं तो इस चीज़ को बहुत एब्सोल्युटली, अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज़ आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ता है यार उस चीज़ को मीट करने के लिए। 100%। अगर धन्नो की आँखों में तो हज़ार लोगों ने सुना होगा, क्यों किसी को दिमाग में नहीं आया कि छन्नो की आँख निकल सकता है इसमें, टडम टम टडम टडम टम। ये तो गाना, ये रिफ तो ब्लैक आइड पी ने भी यूज़ की है। हुँ, हुँ। टम टडम टम टडम टडम टम टडम टडम टम। उनका एक गाना है, एल्बम मुझे शायद मंकी बिज़नेस एल्बम के अंदर उन्होंने ये पूरी रिफ यूज़ की है। फिर इसी तरह से तेरी याद सतांदी में जो असद भाई ने रिफ बजाई है, वो या रिफ आउटलैंडिश की रिफ है, यू नो तो ये अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। मैं तो इसके हक में हूँ। और Hmm. उतना अच्छा आप गाना कर जाएं कि वो 5 गाने जो अली जफ़र की एल्बम के पहले आए, चल दिल मेरे या जो भी गाना, तो वो सब एक से बढ़कर एक गाने थे, और उसके बाद उसने उसको कंटिन्यू रखा, जो कि ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। मुझे अब जैसे ये लड़का इस वक्त शोज़ कर रहा है यहाँ पे, कैफ़ी खलील यूएसए या के अंदर उसका, और बहुत अच्छे शोज़ हो रहे हैं, लोग गाना गा रहे हैं उसके साथ में, ऑडियंस उससे ज़्यादा गा रही है, वो चुप खड़ा हुआ है, पब्लिक पूरा पूरा हँसता यंत्रा गा रही है, बट कितना? अब उसके बाद अगर आपने ए दिल है मुश्किल ही गाना है, तो फिर इट्स बेटर दैट यू हुँ, यू नो टेक योर टाइम एंड देन कम once you're ready, once you And, have, and you know and that's the point that we discussed with me and Mani, that because अगर आपका पहला सिंगल इतना ज़्यादा हिट हो जाता है, so that's a good thing, but इसका flip side ये है कि फिर अब आगे क्या करना है, because then the expectation bar from the listener side वो इतना ऊपर चला जाता है और उसको फिर जो पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा शारिक, आज कल का जो म्यूजिक पाकिस्तान में बज रहा है, स्पेशली बिकॉज यू आर अ वेरी सीनियर सीजन्ड सिंगर एज वेल, वो जो नए लोग हैं जो आजकल म्यूजिक बजा रहे हैं या बजाना चाहते हैं या इस तरफ आना चाहते हैं, दे गॉट लॉट ऑफ टैलेंट्स, but they are not aware what to do, what needs to be done, how to use social media in a way that ये जो है उनके लिए लॉन्ग टर्म, मैं हमेशा कहता हूँ लॉन्ग टर्म उनके लिए फायदे वाली बात हो, वन शॉट वन हिट वाला सीन ना हो। देखें, अभी जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना म्यूजिक का, वो ये है कि हमारे म्यूजिक की लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो गया है, हुँ, बहुत ही, साल भर भी नहीं चलता है गाना। ट्रू। चीफ साहब, पुरानी जीन्स और गिटार, दिल दिल या पाकिस्तान, आई मीन यू नेम इट, जुनून का कोई भी गाना, जज्बा जुनून, शहजाद रॉय का कंगना, और फिकर नफाका और नजम का आ जाना, ये वो गाने जो आज भी हमें याद है, हमें पता है पूरा गाना मैं गा सकता हूँ अभी, कोई कोई सा भी गाना, यू नेम इट। बट नए गानों का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि या तो वो इतने ज्यादा कंपटीशन के साथ आ रहे हैं, आसपास से इतना ज्यादा म्यूजिक आ रहा है, बट ये प्रॉब्लम मैंने इंडियन मूवी, बॉलीवुड म्यूजिक में भी देखा है। लेटली उनका भी कोई गाना इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा, कि जो, हाँ, ए दिल है मुश्किल एक ऐसा गाना है लास्ट जो मुझे याद है। हुँ, शायद मैं उस तरह का म्यूजिक सुनता हूँ इसलिए, बट ये लाइफ जो है ना म्यूजिक की, बहुत छोटी से छोटी होती जा रही हुँ, है। हुँ, हुँ, उसकी एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे टाइम पे ना हम लोग बहुत प्रोफेशनली काम करते थे, जैसे मैंने बताया कि हुँ, शायर से ही शायरी करवाते थे, यार लिखने को या आप भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकता हूँ। हुँ, फिर उसी तरह कंपोजर से कंपोज करवाते थे, म्यूजिशियन से म्यूजिक करवाते थे। अगर कोई गिटार का सोलो बजवाना है तो ढूंढते थे कि यार हमारी रिसोर्स में बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन क्या है। हुँ, ट्रू। अगर हम आमिर जकी को अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर हम किसके पास जाएं। फिर स्टाइल ऑफ म्यूजिक क्या है, उस चीज, अब जुनून जैसा स्टाइल है तो जाहिर बात है हमें कोई गिटारिस्ट भी उसी तरह का ढूंढना पड़ेगा, हमें कोई बेस प्लेयर भी ब्रायन जैसा ही, यप, एक ग्रूवी बेस प्लेयर चाहिए होगा। या अगर हमें सजाद अली जैसा म्यूजिक करना है तो पहले तो हमें उस जैसी कोई लाइन बनानी पड़ेगी। सजाद भाई हमेशा एक लाइन होती है, मतलब कोक स्टूडियो के उनके जो गाने हैं वो बिल्कुल कमर्शियल नहीं है, हुँ, एक गाना कमर्शियल नहीं है सजाद अली का कोक स्टूडियो में। रोने रोना क्या है वो रोने जो ना उनका, दिया। रोने या ना दिया, तेरा नाम लिखा है, तेरा नाम, ये कमर्शियल गाने कहीं से भी नहीं है। रंग लागा, जो उनके ओरिजिनल जो उनके गाने हैं, सोनी लगदी, ये कमर्शियल लाइन है। तो
एक तो वर्ल्ड ओवर म्यूजिक जो है ना, वर्ल्ड वाइड तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ हमारा जो देसी म्यूजिक है इंक्लूडिंग बॉलीवुड, वो इस वक्त जो है ना फंसा हुआ है कहीं बीच में। ना हम अपने रूट्स का काम कर रहे हैं, ना हम R&B पूरा प्रॉपर कर पा रहे हैं, ना हम EDM सही तरह से कर पा रहे हैं। अब वर्ल्ड कप का शायद जो लास्ट गाना था, या इस साल का जो वर्ल्ड कप का गाना है, इस साल का जो इंडिया का वर्ल्ड कप का एंथम, मैंने अभी शायद वो इस साल का है या पिछले टाइम का, आई डोंट नो, बट एक गाना मैंने अभी सुना है, बड़ा इंग्लिश अरेंजमेंट टाइप उन्होंने उसको उसको बनाया गाने को। मुझे गाने का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो साउंड, वो हैपनिंग, गाने के अंदर पार्ट बाय पार्ट चीजें चल रही हैं, कोरस है, एक एक हुक लाइन है, वो चीजें हम प्रोडक्शन में ज्यादा फंस गए हैं हम लोग, आइटम से ध्यान हट गया। आइटम होता था ना पुराने, चिंगारी कोई भड़ गए तो साहब, अब ये बात इतनी बड़ी है, अब आप कितना भी अच्छा म्यूजिक कर लो और ये बात नहीं है आपके पास, तो आपके गाने में दम नहीं आएगा। Absolutely. Okay. Yeah. Excellent. Well, शारिक, हमारी गुफ्तगू तो शायद चलती रहेगी, but again we have time constraint. Before we sign off, एक तो आपने हिंट दे दी एक गाने की जो आपने कहा क्या इन द पाइपलाइन है, और आई होप कि वो हाई वोल्टेज रिव्यूज पे ही बजेगा सबसे पहले, इंशाल्लाह hopefully. जरूर। लेकिन व्हाट्स इन द वर्क्स शारिक रूमी, आजकल किस चीज पे काम कर रहे हैं? यार पेंडेमिक के बाद से मैंने थोड़ा सोचा कि म्यूजिक होना चाहिए जिंदगी में। मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ था, ऑलमोस्ट 10-12 इयर्स मैंने बिल्कुल कोई किसी किस्म का म्यूजिक नहीं किया। और पेंडेमिक के मुझे लगा कि नहीं यार, ये मेरे पास एक गिफ्ट है ऊपर वाले का, तो मुझे इसको जो है ना वो जिंदा रखना चाहिए इस चीज़ को। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं, अभी एक 4-5 ट्रैक्स हैं जो इन पे मैं काम कर रहा हूँ। बट वही है कि लाइफ इतनी ज़्यादा इस वक्त बिजी हो चुकी है, और कोई ना कोई लाइक ऐसी हैपनिंग रहती है कि आप म्यूजिक को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे। प्लस ये कि म्यूजिक अब उस तरह से हमें पे बैक भी नहीं कर सकता, जो जिस तरह से हमने देखा है अर्ली 2000s में, 90s में हम लोग इस तरह इवेंट करते थे कि यार रात को हमने हैदराबाद में परफॉर्म किया है, वहाँ से हम ड्राइव करके कराची आए, हमने कराची में एक शो किया, उसके बाद हम घर गए, थोड़ी देर नाश्ता वाश्ता करके 2 घंटे सोए, सुबह गर्ल्स कॉलेज का शो करने वापस हैदराबाद जाना ड्राइव, और फिर अगली रात वापस जो है ना वो कराची में कहीं शो है, और आगे बीच में सोना भी है 8-10 घंटे। तो वो एक तो अमेरिका में रहते हुए मैं उस तरह से म्यूजिक Right. नहीं कर सकता। बट हाँ, कोई गेन या कोई रिटर्न नहीं चाहिए म्यूजिक से, म्यूजिक के लिए म्यूजिक कर रहा हूँ। और बलगल उड़ाबे कमाल ही लास्ट ट्रैक था, होप पीपल लाइक इट। और बस अभी पाइपलाइन में जो है ये 2-3 गाने हैं मजेदार से आने वाले। एक उसमें से गाना है जो बड़ा रोमांटिक और बड़ा ही तो वो मैं अपनी बीवी को डेडिकेट करने का प्लान है। और Nice. लेट्स सी कैसा बनता है, पहले मुझे अच्छा लगना चाहिए, फिर मैं सोचूंगा क्या करना। Excellent. Okay, great. वैसे शारिक की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मानी, बिफोर वी साइन ऑफ, अगर कुछ गुनगुना दें थोड़ा सा अपनी पसंद का। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी तो घर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। Well, thank you very much, Sharik Rumi, Anytime. for your time. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड उम्मीद करते हैं कि हमारे जो देखने वाले सुनने वाले वो भी आपको देखना चाहते थे, एंड उन्होंने आपको देख लिया, आपकी बातें सुन ली। म्यूजिक अपना बनाते रहें, बेशक कम बनाएं पर बनाते रहें, ताकि हम जैसे लोग जो कि म्यूजिक को सुनना चाहते हैं, क्वालिटी म्यूजिक सुनना चाहते हैं, उनको आपकी आवाज़ का और आपका म्यूजिक सुनने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और आप लोगों का प्यार है, देखने वालों का प्यार है, सुनने वालों का जो हमेशा से ऐसा ही रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के प्यार के लिए म्यूजिक जो है ना वो बनाते रहेंगे इसी तरह से। Thank you very much for your time. बहुत बहुत शुक्रिया, and we are looking forward to your music. और जैसे के ने कहा कि नया म्यूजिक तो आप हमें देते ही रहेंगे, लेकिन जो पुराना म्यूजिक है we'll make sure कि हाई वोल्टेज रिव्यूज के जरिए वो भी हम लोग लोगों तक पहुंचाते रहें। और आप ही के प्लेटफॉर्म से फिर एक और चीज, होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्दी आंख में काजल का भी रिमिक्स आने वाला। क्या बात Great. Thank you very much once again, Sharik. Viewers, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उम्मीद करते हैं कि टॉकिंग म्यूजिक विद शारिक रूमी आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ये वक्त है हमारे जाने का। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।